अच्छा, हम जो पैसा हर रोज इस्तेमाल करते हैं वो आखिर काम कैसे करता है? क्या ये बस ऐसे ही बन गया? नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे पिछले, आप मानेंगे नहीं, 300 सालों में बहुत ध्यान से तैयार किया गया है। तो चलिए आज इस कर्ज के जाल की पूरी कहानी को समझते हैं। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए। 340 ट्रिलियन डॉलर्स। यह है पूरी दुनिया का टोटल कर्ज। अब मजे की बात सुनिए। पूरी दुनिया की जो कुल कमाई है ना, मतलब सबका इकोनॉमिक आउटपुट मिलाकर, वो है सिर्फ 100 ट्रिलियन डॉलर्स। मतलब कर्ज हमारी कमाई से 3 गुना से भी ज्यादा है। अब गणित के हिसाब से तो ये नामुमकिन सा लगता है ना? तो सवाल यही है कि भैया मैं सिचुएशन में फंसे कैसे? और यहीं से ना सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोचिए, अगर अमेरिका, चीन, जापान, इंडिया, मतलब दुनिया का हर देश कर्ज में डूबा है, तो आखिर ये पैसा उन्हें उधार दे कौन रहा है? कोई मंगल ग्रह से तो आया नहीं होगा पैसे देने। इसका जवाब किसी एक इंसान या देश के पास नहीं है। जवाब छिपा है इस पूरे सिस्टम के डिजाइन में ही। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, ये कोई छिपी हुई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, बल्कि ये कहानी है 4 बहुत ही शातिर बैंकरों की, जिन्होंने अलग अलग समय पर कुछ ऐसे इनोवेशंस किए जिससे ये पूरा सिस्टम खड़ा हो गया। चलिए आओ एक एक करके देखते हैं कि उन्होंने आखिर किया क्या। ये हैं वो 4 चेहरे: विलियम पैटरसन, नेथन रॉथस्चाइल्ड, जेपी मॉर्गन और पॉल वॉलकर। हम एक एक करके इनकी कहानी में उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे इन चारों ने मिलकर वो फाइनेंशियल जाल बुना जिसमें आज हम सब, पूरी दुनिया फंसी हुई है। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, 1694 से भी पहले। उस जमाने की दुनिया की कल्पना कीजिए। राजा महाराजाओं को जंग लड़ने के लिए, बड़े बड़े महल बनाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती थी। तो वो क्या करते थे? अमीर साहूकारों से उधार लेते थे। पर दिक्कत ये थी कि अगर राजा का मन बदल गया या वो पैसे लौटा नहीं पाया तो वो साफ मना कर देता था, और कोई उसका क्या ही कर लेगा। मतलब साहूकारों का पैसा सीधा डूब जाता था। तो उस वक्त कर्ज देना एक बहुत ही रिस्की काम था। फिर एंट्री होती है विलियम पैटरसन की, और वो एक ऐसा आइडिया लेकर आए जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, एक सेंट्रल बैंक बनाते हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड। और इसका सिस्टम बड़ा अनोखा था। सरकार जो भी कर्ज लेगी उसे उसका मूलधन, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, कभी लौटाना ही नहीं पड़ेगा। कभी नहीं, बस हमेशा के लिए उस पर ब्याज देते रहना होगा। और उस ब्याज की गारंटी कौन देगा? हम और आप, मतलब आम जनता, अपने टैक्स से। और बस इसी एक आइडिया से जो कर्ज पहले टेम्पररी था वो परमानेंट नेशनल डेट बन गया। तो पैटरसन ने कर्ज को परमानेंट तो बना दिया, पर इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। क्या? यही कि अगर कोई देश फिर भी हिम्मत करके डिफॉल्ट कर दे, मतलब कह दे कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तो नुकसान सिर्फ उसी देश के लेनदारों का होता था। फ्रांस में बैठे किसी बैंकर को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। तो सिस्टम को और मजबूत और सेफ बनाने के लिए इस दीवार को तोड़ना बहुत जरूरी था। और ये काम कर दिखाया नेथन रॉथस्चाइल्ड ने। उनका आइडिया कमाल का था। उन्होंने क्या किया कि सरकार के बड़े बड़े कर्ज के कागज, जिन्हें हम बॉन्ड्स कहते हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। और इन छोटे टुकड़ों को हजारों लाखों आम लोगों को अलग अलग देशों में बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट बना दिया। अब क्या हुआ? ब्रिटेन का कर्ज फ्रांस के लोगों ने खरीद रखा है, और फ्रांस का कर्ज जर्मनी के बैंकों ने। मतलब सब एक दूसरे से ऐसे जुड़ गए कि अगर एक डूबा तो सबको साथ लेकर डूबेगा। तो अब तक देखिए क्या हो चुका था। कर्ज परमानेंट हो चुका था, ग्लोबल हो चुका था, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी रुकावट थी, और वो थी सोना। जी हां, गोल्ड। उस जमाने में हर देश की करेंसी सोने से जुड़ी होती थी। मतलब कोई देश उतना ही पैसा छाप सकता था या उतना ही कर्ज ले सकता था जितना सोना उसके खजाने में है। मतलब कर्ज लेने की एक फिजिकल लिमिट थी। और इस लिमिट को तोड़ा जेपी मॉर्गन ने। साल था 1913। उनके दबदबे की वजह से अमेरिका में फेडरल रिजर्व बनाया गया। अब सुनने में तो ये सरकारी लगता है, पर असल में ये एक प्राइवेट बैंक था। और इसकी सबसे बड़ी ताकत जानते हैं क्या थी? ये बिना किसी सोने के बस एक कीबोर्ड पर कुछ बटन दबाकर डिजिटली पैसा बना सकता था। मतलब सरकार को जब भी पैसा चाहिए वो एक बॉन्ड जारी करती, और फेडरल रिजर्व बस हवा में से पैसा क्रिएट करके वो बॉन्ड खरीद लेता था। कर्ज की सारी हदें खत्म। तो ये जो बात है ना, हवा में से पैसा बनाना, ये आखिर असल में होता कैसे? क्योंकि मॉर्गन का बनाया हुआ यही सिस्टम आज भी हमारी पूरी इकोनॉमी की बुनियाद है। चलिए इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जब भी सरकार को पैसा चाहिए होता है तो वो सेंट्रल बैंक को एक आईओयू या बॉन्ड देती है। अब सेंट्रल बैंक बदले में नोट नहीं छापता, वो बस सरकार के अकाउंट में डिजिटली एक नंबर टाइप कर देता है। बस
पैसा बन गया। पैसा उसी पल बनता है जब कर्ज लिया जाता है, और फिर जब सरकार उस डिजिटल पैसे को सैलरी, कॉन्ट्रैक्ट्स या स्कीम्स पर खर्च करती है, तब वो पैसा पूरी इकोनॉमी में फैलता है। असली नोट तो तभी छपते हैं जब कोई बैंक से कैश निकालने जाता है। और यही इस पूरे सिस्टम का निचोड़ है। जो पैसा हमारी जेब में है वो असल में पैसा है ही नहीं, वो सिर्फ एक वादा है, कर्ज चुकाने का वादा। इसके पीछे कोई सोना नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है। हर एक नया रुपया जो सिस्टम में आता है वो किसी ना किसी के ऊपर कर्ज बनकर ही आता है। तो अब तक सिस्टम परमानेंट हो चुका था, ग्लोबल हो चुका था और अनलिमिटेड भी। लेकिन बैंकरों के नजरिए से इसमें अभी भी एक आखिरी कमी थी, एक एस्केप रूट्स था। वो ये कि अगर कोई देश बहुत ज्यादा कर्ज में डूब जाए तो वो हाथ खड़े कर सकता था, खुद को दिवालिया घोषित कर सकता था, और ऐसा होते ही सारा कर्ज माफ और पूरा खेल खत्म। बैंकरों के लिए इस आखिरी दरवाजे को भी बंद करना जरूरी था, और इसका हल निकाला गया पॉल वॉलकर के दौर में। 1980 के दशक में जब कई देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए, तब IMF सामने आया। उसने उन देशों को और कर्ज दिया, लेकिन रुकिए, ये नया कर्ज देश की इकोनॉमी सुधारने के लिए नहीं था। ये सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि वो देश अपने पुराने कर्ज का ब्याज पुराने बैंकों को चुका सकें, और बदले में उन देशों पर कड़ी शर्तें लगा दी कि अपनी सरकारी कंपनियां बेचो, लोगों को मिलने वाली सुविधाओं में कटौती करो। इस एक चाल से दिवालिया होने का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ठीक है, तो अभी तक हमने बड़े लेवल पर, मतलब देशों, सेंट्रल बैंकों की बात की, लेकिन ये सब सुनने में बड़ा दूर का लगता है ना। सवाल ये है कि इस पूरे सिस्टम का एक आम इंसान की जेब पर, उसकी फाइनेंशियल लाइफ पर सीधा सीधा क्या असर पड़ता है। चलिए अब कनेक्शन को समझते हैं। हम सब टैक्स भरते हैं। हमें लगता है कि हमारा पैसा देश की सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों पर खर्च हो रहा है, और होता भी है। पर उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ जाता है? उसी नेशनल डेट का ब्याज चुकाने में। वो कर्ज जो कभी खत्म ही नहीं होना। मतलब हमारे टैक्स का पैसा सीधा हमारी जेब से निकलकर उन लोगों की जेब में जा रहा है जिनके पास वो सरकारी बॉन्ड्स हैं। और कमाल की बात देखिए, जो खेल देशों के साथ हो रहा है, ठीक वही खेल हमारे साथ पर्सनल लेवल पे खेला जाता है। जैसे सरकार अपने बजट का एक हिस्सा ब्याज में देती है, वैसे ही हमारी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा कहाँ जाता है? घर की EMI, कार की EMI, क्रेडिट कार्ड का ब्याज चुकाने में। ये बिल्कुल वही मॉडल है जो धीरे धीरे हमारी वेल्थ को खत्म कर देता है। तो कहानी हमें क्या सुनाई जाती है कि टैक्स देश के विकास के लिए जरूरी है और EMIs अच्छी लाइफस्टाइल के लिए। पर सिस्टम की असलियत क्या है? असलियत यह है कि दोनों ही तरीकों से हमारी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा ब्याज के तौर पर लेनदारों की जेब में चला जाता है, और ये एक ऐसा चक्र है जो उन्हें और अमीर और हमें कर्ज में बनाए रखता है। अब ये सब सुनकर थोड़ा डीमोटिवेटिंग लग सकता है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन याद रखिए, नॉलेज ही पावर है। एक बार जब आप प्रॉब्लम को समझ जाते हैं तो आप उसका सल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब फोकस करते हैं उन तरीकों पर जिनसे इस सिस्टम के अंदर रहते हुए भी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस खेल को खेलने के सही नियम क्या हैं? सबसे पहला और सबसे जरूरी, EMI वाले कर्ज के जाल से जितना हो सके दूर रहें। दूसरा, सिर्फ एक कंज्यूमर यानी खर्चा करने वाले मत बनिए, एक इन्वेस्टर बनिए। मतलब ऐसी चीजें खरीदिए जो आपकी जेब में पैसा डालें, ना कि निकालें। और तीसरा और सबसे जरूरी, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाइए, क्योंकि ये सिस्टम सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं लोगों का उठाता है जिन्हें इसकी समझ नहीं होती। तो आखिर में ये पूरा एनालिसिस एक सवाल छोड़ जाता है। देखिए, इस फाइनेंशियल गेम के नियम तो पहले से तय हैं, उन्हें बदलना शायद हमारे हाथ में ना हो। लेकिन इन नियमों को जानने के बाद असली सवाल ये नहीं है कि क्या सिस्टम बदलेगा। असली सवाल ये है कि क्या आप एक स्मार्ट खिलाड़ी बनकर इस गेम को खेलने के लिए तैयार हैं?